तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी कविता कन्यादान। देखिए, सबसे पहली लाइन है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यहां पे उसका किसको बताया गया? लड़की की मां को। मतलब कि जब लड़की ब्याही जाती है, जब वो दूसरे घर में जाती है शादी करके, तो किसी को अगर एक वास्तविक दुख होता है, प्रामाणिक दुख होता है। प्रामाणिक क्या होता है? सबूत के साथ, प्रमाण के साथ, मतलब वास्तविक, सच्चा, रियल। अगर किसी को सच्चा दुख होता है तो किसको होता है? वो उसकी मां को होता है। और वो उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है कि कितना दुख हो रहा है इसको। और उसकी तुलना कवि ने किससे की? लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे क्या हो? एक अंतिम पूंजी बची हुई थी किसी इंसान के पास और कोई आकर के उससे वो पूंजी भी लूट करके ले गया। मतलब जिस पूंजी को उसने अपने जीवन का सहारा या अवलंब बनाया हुआ था, वो सहारा भी आज उससे छिन गया। सेम ऐसे ही यहां पर मां जो थी, वो अपनी अंतिम पूंजी लड़की को पाल पोस कर बड़ा करती है। और बाद में क्या होता है? जब उसकी शादी होती है, जब उसको वो दान में देती है, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी वो अंतिम पूंजी भी अब कोई छीन करके ले गया। देखिए, यहां केवल शब्दों का खिलवाड़ मात्र नहीं है, यहां पे एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से देखें एक बार, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कि लड़की जब विदा होती है घर से तो मां को ही प्रामाणिक दुख होता है। अब आप सोच रहे हो ये बात गलत है, क्योंकि उसके पिता को भी उतना दुख होता है, भाई को, और भी जो परिवार वाले हैं जिनको वो छोड़ के जाती है उनको भी उतना दुख होता है। माना सभी को दुख होता है, लेकिन कहते हैं जो मां को दुख होता है ना, वो किसी और को नहीं होता। कारण पिता को होता है, लेकिन पिता को इसके साथ अपनी एक जिम्मेदारी निभाने का भी मतलब सुकून मिलता है कि मैंने आज क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर से उतार दिया कन्या का दान करके। भाई होता है, उसको भी दुख होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी एक अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर वापस लौट आता है। पर एक मां ऐसी होती है जिसको जिंदगी भर उसकी कमी खटकती रहती है। कारण देखिए, लड़की कब साथ नहीं देती। लड़का और लड़की संतान अगर हो तो दोनों में बड़ा अंतर होता है मां के लिए। लड़का क्या होता है? थोड़ा कटा रहता है, ज्यादा घुल मिल नहीं पाता मां से, न काम में ज्यादा हाथ बटा पाता है। लड़की जो होती है बचपन से ही मां के नजदीक ज्यादा होती हैं। वो अपनी हर तरीके की बातें मां से शेयर करती हैं, उनकी भावनाओं को बांटती हैं, उनके काम में हाथ बटाती हैं। देखा होगा, अपने काम बहुत करती हैं लड़कियां। और इसके अलावा घर का जब कोई इंसान मां को परेशान करता है, तंग करता है, या उसके ऊपर कोई भी शोषण या अत्याचार होता है, मान लो पिताजी ने कुछ गलत बात कह दी, किसी और संतान ने कोई और बात कह दी, तो वो जब मां रोती है तो वो सारी की सारी अपनी भावनाएं अपनी बेटे के साथ बांट लेती है। और बेटी भी क्या करती है? उसको दिखाती है अपनी सहानुभूति कि कितना लगाव मेरे साथ है। तो देखिए कौन छोड़ के जा रहा है आज, जब वो उसको दान में दे रही है। वही काम में हाथ बटाने वाली, वही हर जगह साथ देने वाली, और वही भावनाओं तक को बांटने वाली लड़की उस मां को छोड़ के जा रही है। इसी कारण कवि ने क्या बताया? वो अंतिम पूंजी बताया मां की। लड़की और मां जो होती हैं आपस में, जो स्त्री जीवन संबंधी जो बातें होती हैं, वो भी आपस में काफी शेयर कर लेती हैं, जो किसी और के साथ संभव नहीं होता है। तो ये चीजें क्या होती हैं? अब वो सब चीज बांटने वाली जा रही है। अब सोचिए, अगर कोई भिखारी हो, उसके पास एक कुछ भी नहीं हो खाने का, लेकिन फिर भी उसने अपने कठिन दिनों के लिए कुछ पूंजी जमा करके रखी हुई हो, और सोचे कि जब भी मेरे ऊपर कोई मतलब भूखे मरने की नौबत आएगी तब मैं इस पूंजी से सारा चला लूंगा। और जब वो उसके ऊपर दिन आए और जब वो उस पूंजी को टटोलने लगा तो उसके पास वो पूंजी नहीं मिली, वो भी कोई चोर ले गया, तो देव सोच सकते हो उसके ऊपर क्या बीतेगा, उस गरीब आदमी के ऊपर। सेम हालात यहाँ पर माँ के हैं, क्योंकि हमारी जो भारतीय माँ होती है वो ऐसी होती है। आप सभी देखते होंगे, हमारी भी माँ है, सबकी माएं हैं, वो कैसी होती हैं? त्याग का, कार्य करने का, सहिष्णुता का बिल्कुल दूसरा प्रतिरूप। कितना समझौता, कितना मतलब अपने आप में सहनशीलता उनके अंदर होती है। हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में हमेशा स्त्री का शोषण होता आया है, प्राचीन काल से ही। और इसी कारण क्या है, उसको लेकर के हमारे जो समाज है, उसको महिला को लेकर के बहुत से ऐसे नियम गढ़ दिए गए हैं जो उसके आदर्श के रूप में मान जाते हैं कि अगर ये मानेगी तो वो महिला एक अच्छी महिला कहलाएगी, आदर्श महिला कहलाएगी।
लेकिन आदर्श के रूप में हम क्या करते हैं, महिलाओं को बेड़ियां पहनाते हैं, उनको जकड़ देते हैं नियमों के अंदर। और सेम ऐसे यहां पर मां जकड़ी हुई है, वो भी उस अत्याचार से पीड़ित है। हर मां को किसी प्रकार का शोषण सहन करना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार का क्यों न हो। और उसको अगर वो किसी के साथ बांट लेती है, उन भावनाओं को, उन दुखों को, तो वो लड़की ही होती है। लेकिन आज वही लड़की भी उसको छोड़ करके जा रही है। इसी कारण कवि ने मां का दुख क्या बताया, प्रामाणिक बताया। और उसकी अंतिम पूंजी बताया किसको, लड़की को, किसकी, मां की। तो वो अंतिम पूंजी भी आज उसने क्या कर दी, दान में दे दी। ये सेकंड लाइन भी देखिए आप, लड़की को दान में देते वक्त, लड़की को दान दिया जा रहा है। सोचे जरा, दान किसको देते हैं हम, दान देते हैं किसी निर्जीव चीज को, उठा करके दे दिया, और देने वाले का फिर उससे कोई संपर्क नहीं रहता। और हमारे तो यही वर्ड बना हुआ, कन्यादान। देखिए कैसे, मैंने कहा था ना, पुरुष प्रधान समाज यही है, उनको लेकर के ये बात बना दी कि शादी होगी तो लड़की को अपना घर छोड़ करके दूसरे घर जाना पड़ेगा। ये प्रतिमान है, ये आदर्श है, कोई नहीं मानेगा तो वो आदर्श नहीं कहलाएगा। देखिए जरा कितने मन गढ़ंत और मन में आई वो बनाई गई चीजें हैं ये। तो यहां पर वो बात भी जोड़ी गई कि लड़की को दान में देख के ये लाचारी भी दिखाई जा रही है मां की। ये कितनी लाचार है वो, कि अपनी वो संतान जिसको पाल पोस करके इतने साल तक, 20-25 साल तक उसने बड़ा किया, और उसको मतलब सब कुछ दिया, हर चीज सिखाई, अपने जीवन का निचोड़ उसको दिया, पूरा जीवन लगा दिया उसको गढ़ने में, बनाने में। कहते हैं लड़की मां का प्रतिरूप होती है, दूसरी चीज मतलब मां का ही रूप होती है वो, क्योंकि मां उसको सब कुछ सिखाती है, हर चीज सिखाती है, और उसको आज वो देनी पड़ रही है दान के रूप में। तो यहां पर ये दान शब्द भी स्त्री की लाचारी को दिखाता है कि कैसे महिलाओं को हम, वही बात है, उठा करके दान दे देते हैं लड़कियों को। और ये भी लास्ट में अंतिम पूंजी, क्योंकि उसके पास पहले ही कोई सहारा नहीं होता। कुछ अत्याचार होते हैं, बेचारे जाके रो लेती है, आराम से अपने आंसू बहा लेती है। अगर लड़की होती है तो उसके साथ बांट लेती है, अगर वो भी ना हो तो अब क्या करे, घुट घुट के मरती रहती है अपने आप ही अंदर। तो आज वो लड़की जो थी, वो अंतिम पूंजी जो थी, वो भी उससे छिन गई। तो वास्तव में उसका दुख क्या था, बड़ा प्रामाणिक था। समझ में आई है लाइनें? तो मैं आशा करता हूं समझ में आई होंगी कि लड़की को दान में देखते वक्त जो मां का दुख होता है, बड़ा प्रामाणिक होता है, वास्तविक होता है। और क्यों होता है मैंने अच्छे से समझाया, और अंतिम पूंजी क्यों है वो भी बताया आपसे। दोनों की बात एक ही है। अब आगे देखते हैं। अब लड़की की जो है उसके बारे में बताया जाएगा, थोड़ा यहाँ पे शब्द चित्र बताया जाएगा, लड़की कैसी थी, मां को चिंता क्यों होती है। देखिए एक बार, लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की क्या नहीं है, अभी सयानी नहीं है। सयानी क्या होता है, समझदार, जो दुनिया के तौर तरीकों, चालबाजियों को समझ सके, इतनी बड़ी नहीं हो पाई। हमारे भारतीय समाज के अंदर शादी के समय उम्र क्या होती है, 18 से लेके 23, 24, 25 ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद तो हाहाकार मच जाता है, इतनी बड़ी उम्र हो गई, शादी नहीं हुई अब तक। तो कुल मिलाकर सोचे जरा, उन 18 अभी युवा अवस्था में प्रवेश ही किया था और यौवन अवस्था के ऊपर मतलब कदम रखा ही था, उसने क्या देखा संसार के अंदर, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा, बस केवल काल्पनिक जीवन में जीती रही, माँ बाप के साये के अंदर। और इसी दौरान उसकी शादी कर दी गई, तो उसको दुनियादारी की समझ नहीं हो पाई। तो माँ को यह चिंता सता रही है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी समझदार नहीं है, वो इतनी मैच्योर नहीं है कि जो कार्य उसके साथ किया जा रहा है, जो विवाह किया जा रहा है, उसके आने वाले जीवन के लिए तैयार हो। अभी इतनी भोली और सरल थी। क्या बताया लड़की को, भोली और सरल। देखिए भोली भाली होती है। छोटी उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको कोई भी बहका सकता है, अपनी बातों में ला सकता है, उनको किधर भी किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, बातों में बहला फुसला करके। तो इसका उसको भोली बताया, सरल भी बताया। सरल क्या होता है, सीधी सादी, मतलब उसे वही बात, उस दुनिया के तौर तरीकों और चालबाजियों का नहीं पता। अभी वो नादान है, भोली सी है, सिंपल सी है। तो अभी तो वो इतनी भोली और सरल थी, कितनी कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख तो पहचानना आता था कि हाँ ये सुख होता है। क्यों, पितृपक्ष जो था, जो पिता वाला पक्ष था, उसने केवल सुख देते हैं, सुख देखे हैं। रीजन, हर माँ बाप यही सोचता है कि मेरे बेटे के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर कोई दुख न आ पाए, वो क्या रहे, हमेशा सुखी रहें, और वो प्रयास करते हैं हमेशा उनको सुखी रखने का। इसका लड़की ने अब तक केवल किसका सामना किया, केवल सुखों का ही। उसने केवल पितृपक्ष के अंदर क्या देखे हैं, सुखों का एहसास किया है, सुखों को जाना है, सुखों को पहचाना है। तो यही बता रहे हैं हमें हमारे कवि ऋतुराज
कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी, इतनी भोली थी वो कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसने सुख तो देखे थे, उसने अनुभव भी किए थे, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, लेकिन दुख को पढ़ना नहीं आता था। बांचना क्या होता है? पढ़ना। अभी उसने दुख नहीं झेले हैं, और दुख नहीं आते पितृपक्ष के अंदर इतने, क्योंकि फिर बताया मैंने, फिर बता देता हूं कि जो बच्चों के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो माता पिता उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि माता पिता होते ही ऐसे हैं, इस कारण उनके बच्चे हमेशा खुश रहते। तो लड़की अभी तो पितृपक्ष में रही थी, माँ बाप के साये में, लेकिन अब जब वो उनके साये से निकलेगी तो वो अगले पक्ष के अंदर जाएगी, तो कवि का ये मानना है उसके दिखी जीवन की शुरुआत हो जाएगी। एक जीवन का शाह पक्ष जो होगा, काला पक्ष जो होगा, वो भी उसके सामने आएगा। अब उसे वो दुख जिसके बारे में केवल सुना भर है उसने, अब वो उसे देखने को मिलेंगे। उसने अनुभव नहीं किया अभी सुख। देखिए, दुख बांचने से मतलब है उसने दुखों का अनुभव नहीं किया अभी, उसको दुखों को पढ़ना नहीं आता। जैसे हमारे सामने कोई किताब हो, उसके अक्षर हमारे समझ में आए तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई अलग से भाषा लेके हमारे सामने रख दी तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? सेम बात वही है कि वो सुखों को तो पढ़ सकती है, उसका आभास तो उसको होता है क्योंकि उसने देखे हैं, उसका अनुभव है। और कोई आदमी किसी चीज का मतलब कब पहचान सकता है? जब उसको उसका अनुभव रहा हो, एक्सपीरियंस रहा हो। तो उसको सुख का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता, उसे अभी दुखों को पहचानना, झेलना नहीं आता, क्योंकि दुख देखे ही नहीं है, अनुभव ही नहीं हुआ है। और अब तो दुखी जीवन की शुरुआत है शादी के बाद। आगे बताता है कि लड़की कैसी थी? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि वो पढ़ने वाली तो थी, बांचा तो था उसने दुख को, लेकिन कौन से प्रकाश में? धुंधले प्रकाश में। क्या मतलब इस लाइन का? ध्यान से समझिए। देखिए, धुंधला प्रकाश कैसा होता है? जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता, स्पष्ट तौर पर कुछ दिखाई न दे, कुछ दिखाई भी दे और ना भी दिखाई दे। ऐसे में हम क्या करते हैं? जो चीज हमारे सामने रखी हुई है हम उसका अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। सेम लड़की ने भी क्या किया यहां पर? ऐसे ही दुखों के बारे में केवल अंदाजे लगाए हैं कि शादी के बाद जो होता है वैवाहिक जीवन ऐसा होता है, उसके बाद आने वाले दुख जो होते हैं ऐसे होते हैं। समझ रहे बात को? तो उसने दुखों के बारे में अनुभव नहीं किया है। बात वही आ रही है, सुना जरूर है, और सुनने में अनुभव करने में बड़ा अंतर होता है। तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब वो पढ़ने वाली थी दुखों को, लेकिन कौन से प्रकाश में? धुंधले प्रकाश में। मतलब उसको कुछ भी क्लियर नहीं है। क्लियर कब होगा? वो धुंधला प्रकाश कब हटेगा? जब शादी होकर के वो अगले घर पहुंच जाएगी, और जब वो उस जीवन को जिएगी तब वो धुंधला प्रकाश छट पाएगा, तब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वो दुख उसके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक तो उसने पढ़ा है, केवल सुना है दुखों के बारे में। समझ रहे बात को? केवल अनुमान लगाए हैं। देखिए, माँ जो होती हैं, आस पड़ोस की महिलाएं जो होती हैं, उसकी सखियां जो होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी होती हैं, वो क्या करती हैं? बहुत सी बातें लड़की को बताती हैं। स्वयं माँ के जीवन को देख देख कर वो सोचती है कि वैवाहिक जीवन ऐसा होता है, जो माँ के ऊपर बीत रहा है कल मेरे ऊपर भी बीतेगा। लेकिन वही बात, ये तो सब अंदाजे है ना। समझ रहे हो? आगे देखो, फिर बताएंगे ढंग से। तो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, उसने पढ़ा तो था दुखों को, बांचा तो था, लेकिन कौन से प्रकाश में? धुंधले प्रकाश में। मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था दुखों के बारे में। कुछ तुकों की, क्या लगाए थे उसने? तुक्के। किस बारे में? आने वाले जीवन के दुखों के बारे में। क्योंकि धुंधले प्रकाश में हम भी तुक्के लगाते हैं, क्या लिखा हुआ है, लेकिन तुक्का तो तुक्का होता है, वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। तो इसी तरह लड़की ने क्या किया है? अपने आने वाले जीवन के बारे में क्या लगाए हैं? तुक्के लगाए हैं। लड़की वही बात, भली भोली होती हैं, सरल होती हैं, नादान होती हैं, पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करती रहती हैं, और बड़ी सुखद कल्पनाएं करती हैं वो शादी के बाद के जीवन के बारे में। ऐसा होगा, वैसा होगा, बड़ा अच्छा ये होगा, बड़ा अच्छा वो होगा, बड़े अच्छे दिन कटेंगे। लेकिन वास्तविकता से वो बातें बहुत परे होती हैं। तो ये सब क्या है? उसके तुक हैं। तो कुछ तो उसने तुक्के लगाए हैं आने वाले जीवन के बारे में, और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, मतलब उसने पढ़ा था धुंधले प्रकाश में किसको? आने वाले जीवन के दुखों को, और उसके बारे में क्या लगाए? कुछ तुक्के लगाए, और कुछ किसको पढ़ पाई? वो लयबद्ध पंक्तियों को। देखो, अंधेरे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो और कोई लाइन ऐसी आ गई हमारी जानी पहचानी, और अगर हमें उसके शुरुआत के 2 वर्ड समझ में आ गए तो बाकी लाइन हम समझ जाते हैं कि क्या होगी ये। तो क्योंकि वो लाइन लयबद्ध है, हमने पहले सुनी है उसकी लय को, सुना है उसकी लय को, तो हम जानते हैं कि ये क्या है। तो इसी तरह से लड़कियां क्या होती हैं? अपने आने वाले जीवन के बारे में कुछ लयबद्ध पंक्तियां सुनती हैं,
कौन सी लयबद्ध पंक्तियां? जो इस समाज के अंदर चली हुई हैं। मैंने पहले बताया, जो माँ से सुनती है। बहुत बार सुना होगा आपने, माँ भी कहती रहती है, उसको बार बार आने वाले जीवन के लिए तैयार करती रहती है। लड़की से कोई गलती हो जाए, सब्जी खराब बन जाए, रोटी खराब बन जाए, एक बात बोलती है, क्या कर रही है तू? अगले घर जाकर हमारा नाक कटाएगी। ये बातें उसको सुनने को मिलती रहती है। ये मतलब इससे क्या होता है, लड़कियां अपने मन में अंदाजा लगा लेती हैं, एक मतलब किस्म से एक सोच लेती हैं कि वो अगला घर पता नहीं कैसा होगा जिसमें ये बातें होंगी। इसके अलावा वही बात आस पड़ोस की जो और महिलाएं उनके ऊपर जो बीत रहा है, उसकी सखियां जो वैवाहिक हैं उन्होंने जो बताया, उसको अपने अनुभव बताए, उसके आधार पर वो क्या करती है, अंदाजे लगाती है। कुछ लयबद्ध पंक्तियां जो समाज के अंदर प्रचलित होती हैं आने वाले जीवन के बारे में, ससुराल पक्ष के बारे में, बहुत बार सुना होगा ससुराल पक्ष के बारे में कि महिलाएं ये, सासू ये, वहां पे ये होता है, वहां पे ये होता है। तो ये लयबद्ध पंक्तियां हैं जो उस लड़की ने सुनी है। लेकिन फिर वही बात, ये तुक्के और ये लयबद्ध पंक्तियां केवल सुने हैं, उसने अनुभव नहीं किए हैं। अनुभव कब करेगी? जब उस जीवन को वो जिएगी। और जिएगी कब? शादी के बाद। तो वही बात, अभी तो लड़की क्या है, भोली और सरल है। उसे सुख तो मतलब उसको पहचानना आता है, सुखों का तो पूरा अनुभव है, लेकिन दुखों को बांचना नहीं आता। दुखों को बांचा उसने, लेकिन धुंधले प्रकाश में, और धुंधले प्रकाश में तो केवल तुक्के लगते हैं और कुछ लयबद्ध पंक्तियां ही पहचानी जाती हैं। तो ऐसे ही लड़की ने भी क्या किया है, आने वाले जीवन के बारे में कुछ तुक्के लगाए कि मेरा जीवन ऐसा होगा, और कुछ समाज की प्रचलित जो बातें हैं वो सुनी है अपनी मां से, आस पड़ोस की महिलाओं से और अपनी सखियों से। और फिर वही बात, वो बातें सही भी हो सकती हैं और गलत भी, वो तुक्के सही भी हो सकते हैं और गलत भी। तो कोई पक्का नहीं कि किसी और के साथ जो बीता वो उस लड़के के साथ भी बीतेगा। तो इसी कारण उसने कल्पनाएं की, जो अपना एक मतलब काल्पनिक संसार बना रखा है शादी के बाद वाला, वो पता नहीं उसका सच भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मां को जो है यही परेशानी सता रही है इसी बात के बारे में। तो लड़की के बारे में बताया गया कि देखिए कैसी थी लड़की। तो पूरा हो चुका हमारा, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि बहुत ज्यादा प्रमाणिक था, वास्तविक था मां का दुख लड़की को दान में देते वक्त। और ऐसा महसूस हो रहा था देखने वालों तक को कि जैसे किसी गरीब आदमी की अंतिम पूंजी तक छिन जाए, ऐसे ही उसकी अंतिम पूंजी वो लड़की भी उससे छीनी जा चुकी थी। आगे कहता है कि लड़की की मां परेशान क्यों है? क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं थी। वो इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि वो सुखों को तो पहचानती थी, लेकिन उसे दुख पहचानना नहीं आता था। उसको दुखों को पहचानना नहीं आता क्योंकि उसने अभी अनुभव नहीं किए थे, वो देखे ही नहीं अभी। और कवि का तो मानना है कि शादी वाला जीवन, बाद वाला जीवन कैसा होगा, दुख से भरा होगा। पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कि जब तक उसकी शादी नहीं तब तक वो पाठिका थी। दुखों के बारे में पढ़ा था उसने केवल धुंधले प्रकाश में, और धुंधले प्रकाश में केवल तुक्के लगाए थे, अंदाजे लगाए थे, और कुछ समाज की प्रचलित बातें सुनी थी, लयबद्ध पंक्तियां सुनी थी। किसके बारे में? वैवाहिक जीवन के बारे में। और हो सकता है वो सही भी हो और ना भी हो। तो बच्चों, ये थे हमारी पोएम कन्यादान पहला पार्ट। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। न आया हो फिर ध्यान से सुने, ढंग से सोचे विचारें। बड़ी ही भावनात्मक पोएम है ये, इसको समझे ढंग से। और अब क्या करते हैं, हम अपने अगले पार्ट की ओर चलते हैं।